सुप्रभात दोस्तों। आज हम संस्कृत का एक बहुत ही सरल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक है द्वितीया उपपद विभक्ति। तो उपपद विभक्ति में हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अगर हम वाक्य में प्रयोग करें तो उनके आसपास वाले शब्दों में कोई स्पेसिफिक विभक्ति ही लगती है, भले ही उनके हिंदी अनुवाद में उनका कारक चिन्ह अलग क्यों ना हो। तो जैसे ये 4 शब्द हैं, समया, निकषा, उभयतः और परितः। इन चारों शब्दों में हम द्वितीया उपपद विभक्ति का ही यूज़ करेंगे। तो पहला शब्द है समया, जिसका अर्थ होता है पास या निकट। तो इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। पहला वाक्य है डैश समया बालकाः क्रीडन्ति और ब्रैकेट में शब्द दिया गया है गृह। तो इसका अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो कुछ इस प्रकार होगा कि डैश के पास बालक खेलते हैं, मतलब बच्चे खेलते हैं। तो और अगर हम यहाँ पर गृह शब्द को फिल कर ले ब्लैंक में तो कुछ इस प्रकार होगा इसका अनुवाद कि गृह के पास बच्चे खेलते हैं, मतलब घर के पास बच्चे खेलते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है का, के, की, और यहाँ पर गृह के पास का इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगेगी। परंतु ऐसा नहीं होगा। जैसा कि हमने पहले कहा था कि द्वितीया विभक्ति में इन चारों शब्दों के आसपास वाले शब्दों में द्वितीया विभक्ति ही लगती है। तो यहाँ पर गृह के साथ द्वितीया विभक्ति लगेगी, तो गृह की द्वितीया विभक्ति होती है गृहम। तो यही उसका सही उत्तर है। फिर दूसरा शब्द है विद्यालय और सेंटेंस है डैश समया बालकाः तिष्ठति। अब अगर हम इसका भी हिंदी अनुवाद करें तो कुछ इस प्रकार होता है कि डैश के पास बालक बैठे हैं, मतलब डैश के पास बच्चे बैठे हैं और ब्रैकेट में शब्द दिया है विद्यालय। तो इसकी भी हम द्वितीया विभक्ति ही यूज़ करेंगे, तो इसका उत्तर होगा विद्यालयम। अब जो तीसरा वाक्य है डैश समया पुस्तकालयम अस्ति और ब्रैकेट में शब्द दिया गया है कक्षा। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप खुद सॉल्व करने की प्रयत्न करें। अगला शब्द है निकषा। निकषा का भी अर्थ समया की तरह ही होता है, जिसका अर्थ है पास में। तो इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। डैश निकषा क्रीड़ा क्षेत्रे अस्ति और ब्रैकेट में शब्द दिया है गृह। तो इसका जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो ये वाक्य कुछ इस प्रकार होगा कि डैश के पास क्रीड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी हम षष्ठी विभक्ति नहीं लेकिन द्वितीया विभक्ति का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर भी इसका उत्तर होगा गृहम। अब दूसरा वाक्य है डैश निकषा विद्यालयम अस्ति और ब्रैकेट में शब्द दिया है ग्राम। अब इस शब्द में इस वाक्य में हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो इसका हिंदी अनुवाद होगा गांव के पास विद्यालय है। और लेकिन यहाँ पे हम द्वितीया उपपद विभक्ति कर रहे हैं तो यहाँ पर हम द्वितीया विभक्ति ही यूज़ करेंगे, तो इसका भी उत्तर ग्रामम होगा, ग्राम का द्वितीया विभक्ति। अब तीसरा वाक्य डैश निकषा वृक्षः अस्ति और ब्रैकेट में शब्द दिया है उद्यान। ये वाक्य भी मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से सॉल्व करने का प्रयत्न करें। अब तीसरा शब्द है परितः। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। तो अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। पहला वाक्य है डैश परितः उद्यानम अस्ति और ब्रैकेट में दिया गया है शब्द ग्राम, जिसका मतलब होता है गांव। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसे कुछ इस प्रकार कि डैश के पास उद्यान है और ब्रैकेट में शब्द दिया है गांव, तो हम यहाँ पे गांव लगा देंगे। गांव के पास उद्यान है मतलब बगीचा है, लेकिन यहाँ पर भी हम द्वितीया विभक्ति का ही यूज़ करेंगे, तो इसका उत्तर होगा ग्रामम। इसका उत्तर होगा ग्रामम। बहुत ही सरल है, देखा आपने। फिर अगला वाक्य है डैश परितः पुष्पवाटिका अस्ति
और ब्रैकेट में शब्द दिया है विद्यालय। इसका अनुवाद होगा डैश के पास पुष्प वाटिका यानी बगीचा है। ये वाक्य भी मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसे खुद सॉल्व करने का प्रयत्न करें। बस आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोगों ने देखा द्वितीय उपपद विभक्ति एकदम सरल है। आपको जैसे ही आपको ये परितः, उभयतः, निकषा और समया जैसे शब्द दिखे वाक्य में, तो आपको द्वितीय विभक्ति आंख बंद करके लगा देनी है। आपका उत्तर कभी गलत नहीं होने वाला। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।